हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तव क्लासेस। हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत जी की जो बुक है उसकी चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हमने दो भाग में डिवाइड किया है। पहले भाग में हम द कंपनी रूल को देखेंगे जो 1773 से स्टार्ट होकर 1858 तक चलती है। ओके, इस ड्यूरेशन में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, जो ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी होती है, वो इंडिया में रूल करती है। 1857 में जैसे कि बहुत लोगों को पता होगा कि सिपाही विद्रोह हुआ, सिपोही म्यूटिनी हुआ। ओके, उसके बाद क्या हो गया, सिचुएशन चेंज हो गया। ओके, उसके बाद क्या हो गया, लोगों का जो भारत के लोग थे उनको, है ना, उनमें जो कंपनी के ऊपर जो विश्वास था वो पूरी तरीके से ख़त्म होने लगा। और ये देखने को मिला कि अब कंपनी अगर रूल करेगी तो बहुत दिन तक रूल नहीं कर पाएगी। इसलिए जो ब्रिटेन क्राउन था वो नहीं चाहता था कि इतने जल्दी वो इंडिया जैसे कॉलोनी को वो छोड़ के चला जाए, क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनको हो रहा था। ओके, तो ऐसे केस में वो क्या करते हैं, सत्ता का हस्तांतरण करते हैं। सत्ता हस्तांतरण कैसे करते हैं, कंपनी से जो ये सत्ता होता है ये ब्रिटिश क्राउन अब खुद ले लेती है और क्या बोलती है, हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे इंडिया में, और इसलिए हम ये जो सत्ता है एक ईस्ट इंडिया कंपनी से हम ले रहे हैं। और फिर 1858 में जो सत्ता होती है ये ट्रांसफ़र हो जाती है क्राउन को, है ना, ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र हो जाती है, और ये तब तक चलती है जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते। 15 अगस्त 1947 तक ये क्राउन रूल फिर चलता है। ओके, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, ब्रिटिश जो थे वो भारत में ट्रेडर्स के रूप में आए थे 1600 ईस्वी में, है ना। किस फॉर्म में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसकी स्थापना 1599 में ही हो गई थी, है ना। ये 1600 ईस्वी में भारत आई। ओके, 1600 AD में ये भारत आई, है ना। और इसको एक्सक्लूसिव राइट प्राप्त था कि ये ऐसी कंपनी होगी ब्रिटेन की, जो ओनली ऐसी कंपनी होगी जो इंडिया से ट्रेड कर सकेगी। ब्रिटेन की दूसरी ऐसी कोई भी कंपनी नहीं होगी जो इंडिया में आके ट्रेड करेगी। तो इसको एक्सक्लूसिव राइट मिला था किससे, क्वीन एलिजाबेथ वन। क्वीन एलिजाबेथ वन कौन थी, ये ब्रिटेन की महारानी थी। ओके, और ये पहले बार में ये 15 साल के लिए एक्सक्लूसिव राइट किसको मिला था, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। ओके, धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होता गया। सबसे पहले तो ट्रेडिंग करने आए थे, ट्रेडिंग बॉडी थे ये, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में सिचुएशन चेंज होने लगी। पॉलिटिकल यहाँ पे जो डायमेंशन था वो भी वीक होने लगा। जब 1707 में 1707 में क्या हुआ, आपकी औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो उनके सक्सेसर होते हैं बहुत ही वीक होते हैं, है ना। और धीरे धीरे क्या होता है, जितने भी राज्य होते हैं, है ना, छोटे छोटे राज्य, है ना, टूट के निकलने लगते हैं बड़े से मुगल साम्राज्य से, है ना। और कुछ बाहरी इन्वेजन भी होता है, जैसे नादिर शाह वगैरह का इन्वेजन होता है 1739 में, है ना। ये सब पॉलिटिकल चीज़ें जो घटित हो रही थी भारत में, है ना, जो ये दर्शा रही थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो मुगल उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में थे, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, है ना। और ब्रिटिशर्स को एक मौका मिला, है ना। क्या मौका मिला, तो ये ट्रेडिंग बॉडी से चेंज होकर एक टेरिटोरियल पावर के रूप में उभरने का एक इनको मौका यहाँ पे मिला। कि जब ये ट्रेड करते थे तो बहुत से राजाओं से इनको परमिशन लेनी पड़ती थी ट्रेडिंग के लिए भारत में, लेकिन जब ये खुद राजा बन जाएंगे यहाँ के तो क्या करना पड़ेगा, इनको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दूसरी बात ये होगा कि जब ये ट्रेडिंग कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, यहाँ से हमारे यहाँ से टेक्सटाइल्स या फिर स्पीसीज जो होते थे, जो मसाले होते थे, वो यहाँ से खरीदते थे, और उसके बदले में यहाँ पे सोना आता था यूरोप से। लेकिन अगर ये खुद यहाँ के टेरिटोरियल पावर हो जाएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, इनको सोना वगैरह या फिर किसी भी चीज़ों को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ के ही धन से क्या करेंगे, वो सामान को खरीदेंगे और क्या करेंगे, ब्रिटेन में सेल आउट कर देंगे, है ना। इनका कोई भी पैसा नहीं आ रहा है, यहाँ के पैसे से ही यहाँ के सामान को ही ये, है ना, ट्रेड कर पाएंगे और ये ज़्यादा मुनाफा कर पाएंगे। ये इनके दिमाग में आया और ये धीरे धीरे क्या, टेरिटोरियल पावर की ओर, है ना, बढ़ने लगे, है ना। शुरुआत जो टेरिटोरियल पावर की इनकी शुरू हुई वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई, है ना। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, 1764 में ये बक्सर में हुआ। यहाँ पे जो शाह आलम थे, जो मुग़ल एम्पायर थे, वो जो अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, और जो आपके बंगाल के नवाब थे मीर कासिम,
इन तीनों की कंबाइंड फोर्स ब्रिटिश की सेना से आमना सामना हुआ उनका, है ना। ब्रिटेन की जो सेना थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, वो क्या करी, इन तीनों ही कंबाइंड फोर्सेस को हरा दी। और यहाँ पे क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिससे क्या मिलता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको दीवानी राइट मिलता है, कहाँ का, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। अब ये दीवानी राइट क्या होता है, दीवानी राइट होता है कि ये अब बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में जो भी रेवेन्यू होगा, कलेक्शन होगा, वो कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और जो भी सिविल जस्टिस होगा, वहाँ के जो भी सिविल मामले होंगे उनकी निपटारा अब कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ओके। और यहाँ से ही इनका टेरिटोरियल पावर का जो कैरियर होता है उसकी शुरुआत देखने को मिलता है। ओके। 1858 में हम देखें कि 1857 में क्या होता है, सिपोई म्यूटिनी शुरू होता है। ओके। और 1858 में क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन ने, जो हम अभी पहले ही बताए कि ये सत्ता जो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये किसको ट्रांसफ़र हो जाती है, ब्रिटिश क्राउन को हो जाती है। ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट होती है उनको ट्रांसफ़र हो जाती है, कहाँ से, ईस्ट इंडिया कंपनी से। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक ओनली प्राइवेट कंपनी थी। ओके। और ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है ना, ये डायरेक्टली अब क्या करेंगी, इनको, है ना, इंडिया को क्या करेगी, गवर्नेंस करेगी, रूल करेगी। ओके। और ये जो ब्रिटेन क्राउन की जो रूल है, ये 15 अगस्त 1947 1947 तक चलती है ये, है ना। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। ओके। जैसे ही हम आज़ाद होते हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हम रूल कैसे करेंगे, अगर हम मान लीजिए अपने स्टडी को भी लेके अगर हम एग्जांपल लें, स्टडी के लिए भी हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले अपना रूटीन बनाते हैं कि हमें इस समय इसका ये करना है, इस समय ये करना है। ओके। तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, संविधान की तो ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ कंट्री हमारा, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी, है ना। जिसके लिए क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई 1946 में, है ना। जैसे कि एम एन रॉय कौन थे, एम एन रॉय जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था भारत में, उसके संस्थापक थे, है ना। कम्युनिस्ट मूवमेंट को इन्होंने ही भारत में लाया, है ना। इन्होंने 1934 में क्या किया था, सजेस्ट किया था कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए जो भारत के संविधान को लिखेगी, है ना। तो इनके कहे अनुसार ही 1946 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गठन होती है। ओके। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम करती है और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाता है और ये इम्प्लीमेंट होता है 26 जनवरी 1950 को। ओके। इसे हम अगले चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। ओके। नेक्स्ट, अगर हम इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले की अगर सिनेरियो को देखें, है ना, तो भारत में जो ब्रिटेन का रूल हुआ वो दो चरणों में हुआ। पहला कंपनी रूल हुआ जो कि 1773 से चला 1858 तक चला। उसके बाद क्राउन रूल चली 1858 से 1947 तक। ओके, ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए कंपनी रूल को देखते हैं, इन की क्या क्या इम्पोर्टेंट इनमें जो रेगुलेशन या फिर एक्ट निकल के सामने आए। ओके। और उनमें क्या क्या फीचर्स थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके। तो कंपनी रूल 1773 से 1858 तक चली। इसमें जो पहला एक्ट था वो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, जिसे ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट था उसने बनाया था, है ना, ताकि इंडिया में कंपनी रूल कर सके। ओके। तो सबसे पहला जो इसका फीचर था वो था कि जो गवर्नर थे बंगाल में, वो अब क्या बन गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उनको डेजिग्नेशन दे दिया गया था। पहले उनका डेजिग्नेशन गवर्नर था, जिनको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन दे दिया गया। ओके। और उनके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर की, जो उनको क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस करेंगे, है ना। अब अकेले ये तो फैसले इतने बड़े ये कि ले नहीं सकते थे, है ना। तो इनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई, है ना, 4 मेंबर की, जिनकी मदद से ये क्या करेंगे, कोई भी फैसला लेंगे। ओके। और पहले ऐसे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, है ना। ओके। उसके बाद जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और मद्रास प्रेसिडेंसी के, उनको सबॉर्डिनेट बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ओके। जो
3 प्रोविंसेस थी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 3 प्रोविंस की स्थापना की थी। एक मद्रास थी, दूसरा बॉम्बे थी और तीसरा आपकी बंगाल थी, है ना। तो अब जो है ना, तीनों में सबसे पहले क्या थे, गवर्नर थे। ओके, गवर्नर को अपॉइंट किया गया तीनों प्रोविंस में। लेकिन जब 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट आई, उसमें जो गवर्नर थे बंगाल के, उनकी पद को क्या कर दिया गया, और ज़्यादा हाई कर दिया गया, और उनको कौन सा डेजिग्नेशन दे दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। और इनके अधीन कर दिया गया गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास को। ओके, ये इनके सबॉर्डिनेट होंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाई गई, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 दूसरे जजेज को बैठाया गया, जो सिविल जस्टिस देख सकें, क्योंकि दीवानी राइट में इनको क्या मिला था, सिविल जस्टिस भी मिला था। ओके, उसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी कलकत्ता में, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 दूसरे जजेस थे, है ना। इस एक्ट के तहत जो सर्वेंट थे कंपनी के जो भी सर्विस कर रहे थे, जो भी एम्प्लॉय थे, है ना, वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड में संलिप्त नहीं होंगे, है ना। और किसी भी नेटिव से, किसी भी भारतीय से वो क्या करेंगे, ब्राइब या फिर कोई भी तरीके का वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इस जो एक्ट था, इसमें एक क्लाउज डाला गया था। ओके, और दो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, है ना। मान लीजिए कंपनी है, कंपनी अभी भी क्या होती है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ज़्यादा शेयर होल्डर्स, वो क्या बनाते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, और वही हाईएस्ट अपॉइंटमेंट वगैरह करते हैं, है ना। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थी, जो गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, कंपनी को चलाती थी, है ना, उनको क्या करना था, रिपोर्ट भेजना था यहाँ से। ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ये रिपोर्ट भेजते रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर के, जो कि वो इंडिया में कर रहे थे। किसी भी तरीके की वो रेवेन्यू वाली चीज़ें होती है, सिविल मैटर होती है या फिर मिलिट्री मैटर होती है, इन सभी की सूचना एक, है ना, कहाँ पे दिया जाएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि कहाँ बैठे थे, लंदन में बैठे थे। ओके, ये फीचर था इसमें, है ना। और इस जो एक्ट है, इसके माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो पहली बार जो है ना, कंपनी के जो अफेयर्स थे उसको रेगुलेट करने की कोशिश करी थी। ओके, अगर इससे पहले भी तो कंपनी बन चुकी थी 1600 ईस्वी में ही, लेकिन इसके लिए कभी भी कोई भी एक्ट नहीं बनाया गया। लेकिन 1773 में पहली बार जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक टेरिटोरियल पावर बन के निकली, तो ऐसा लगा ब्रिटेन की पार्लियामेंट को कि अब इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप उन्होंने इसी एक्ट से लिया था। ओके, इस एक्ट के माध्यम से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी समझा गया था, माना गया था। यानी इससे पहले क्या माना जाता था कि वो ट्रेडिंग बॉडी है। ओके, और यहाँ से ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम एक्ट की बात करें तो वो है अमेंडिंग एक्ट 1781 का, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी हम जानते हैं, है ना। जिसमें जो एक्ट ऑफ 1773 थी, जो रेगुलेटिंग एक्ट थी 1773 की, उसमें ही कुछ अमेंडमेंट करी गई और उसको ही क्या नाम दिया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट दिया गया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 नाम दिया गया। इसमें क्या रखा गया कि जो गवर्नर जनरल होंगे या फिर उनकी जो काउंसिल, हमने देखा 4 मेंबर की जो काउंसिल थी, या फिर कोई भी सर्वेंट होंगे जो कंपनी के होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत नहीं आएंगे। वो कुछ भी करेंगे, है ना, अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में रह के कुछ भी करते हैं गवर्नर जनरल या फिर उनकी काउंसिल या फिर सर्वेंट जो कंपनी के हैं, तो इनको जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकेगा, इनके ऊपर मुकदमा नहीं किया जा सकेगा। ओके, इनको ये क्या थी, राइट थी, या कहें हम इनको प्रिविलेज थी। ओके, है ना। रेवेन्यू मैटर भी जो भी होंगे उसको भी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जाया जा सकेगा, वो भी एग्जेम्प्टेड थी जुरिडिक्शन से सुप्रीम कोर्ट के। ओके, ये जो एक्ट था, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन थी, तो जितने भी जो इनहेबिटेंट्स थे कलकत्ता के, जितने भी लोग रहने वाले थे, निवासी थे, है ना, उनके ऊपर इसकी जुरिस्डिक्शन थी। ओके, कोई भी मैटर अगर सिविल मैटर होता है, कोई भी
है ना, ऐसे मैटर्स होते हैं, है ना, जो झगड़े वगड़े वाले होते हैं, सिविल मैटर, उसको जनता लेके कहाँ जा सकती थी, हमने पहले ही बताया, सुप्रीम कोर्ट जो बनाई गई थी कलकत्ता में, उसके लिए उस, है ना, उसमें लेके जा सकती थी। ओके। और जो हिंदूज थे उनको ट्राइड किया जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू हिंदूज लॉ, और मुस्लिम को ट्राइड किया जाता है मोहम्मदन जो लॉ थे उनके अनुसार, दोनों के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है इसमें। ओके। और इस एक्ट ने एक ये भी प्रोविज़न रखा कि जो भी अपील होंगे प्रोविंशियल कोर्ट से, जो लोअर कोर्ट से जो भी अपील होगी वो डायरेक्टली गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में वो बातें नहीं जाएगी। ओके। और इसने एम्पावर किया, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो क्या कर सकती थी, रेगुलेशन बना सकती थी प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल के लिए। जो भी प्रोविंशियल कोर्ट थे निचले लेवल के कोर्ट थे या फिर जो काउंसिल थी, उसके लिए रेगुलेशन कौन बना सकता था, तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो ओनली फ्रेम कर सकती थी। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पिट इंडिया एक्ट देखने को मिलता है 1784 में। इस समय विलियम पिट जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उनके नाम पे ही इस एक्ट को नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट। ओके। इसमें जो मेन फीचर्स देखने को मिलता है, इसने जो कंपनी है, कंपनी की जो अफेयर्स थे उसको दो भाग में डिवाइड किया, पहला कमर्शियल पार्ट और दूसरा पॉलिटिकल फंक्शन। दो फंक्शन में इसके जो कार्य थे, कंपनी के जो कार्य कह लें, उसको दो भाग में यहाँ पे डिवाइड किया गया, पहला कमर्शियल पार्ट और दूसरा पॉलिटिकल फंक्शन के रूप में। ओके। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थी पहले से थी, जो गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, वो कमर्शियल अफेयर को मैनेज करती, है ना। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो पहले से ही हमने देखा, जो मैनेजिंग बॉडी थी या गवर्निंग बॉडी कह लें, वो कमर्शियल अफेयर, जो कंपनी के जो कमर्शियल अफेयर होंगे, जो भी ऐसे कार्य होंगे जो कमर्स से रिलेटेड होंगे, ट्रेड से रिलेटेड होंगे, उसको मैनेज कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेंगे। ओके। और इसके साथ ही एक नई बॉडी को क्रिएट किया गया इस एक्ट के तहत, है ना, जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके। इसको बनाया गया ताकि ये मैनेज कर सके पॉलिटिकल अफेयर जो भी होंगे कंपनी के भारत में, उसको मैनेज करने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। तो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर जो कंपनी के होंगे उसको यहाँ पे देखेगा। और इसके साथ ही डबल गवर्नमेंट की स्थापना हुई भारत में। ओके। और ये एक्ट जो है दो रीजन से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। पहला है कि पहली बार कंपनी जितने, है ना, क्षेत्र में क्या करती थी, अपनी जो टेरिटोरियल पावर स्थापित कर चुकी थी, उसको पहली बार, है ना, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कहा कि ब्रिटिश पोसेसन है इंडिया में, है ना। ये जितने भी एरिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है, ये किसका हिस्सा है, तो ब्रिटेन का हिस्सा है ना, ऐसा बोला गया ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा। और दूसरे, ये एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही ब्रिटेन गवर्नमेंट जो है ना, कंपनी के अफेयर में पूरी तरीके से क्या करने लगी, है ना, कंट्रोल करने लगी। यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया ताकि जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे कंपनी के, उसको मैनेज किया जा सके। तो जो ब्रिटेन था वो पूरी तरीके से अब क्या करने लगा, कंपनी को कंट्रोल करने लगा। मतलब कंपनी एज ए ब्रिटिश गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट के रूप में काम करने लगी इस एक्ट के बाद। ओके। नेक्स्ट एक्ट जो है एक्ट ऑफ 1786। ओके। इस समय जो कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनको एज ए, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के भेजा जा रहा था। ओके। और ऐसे केस में क्या हुआ, उन्होंने आने से पहले दो शर्तें रखी। क्या शर्त थी कि जो गवर्नर जनरल होंगे, जो कि खुद होंगे, वो उनको ये पावर दिया जाए कि जो भी काउंसिल बनाई गई थी 4 मेंबर्स की, है ना, उनकी जो भी डिसीजन निकलेगी उसको ये ओवरराइड कर सकता है, मतलब उससे खारिज कर सकता है। मतलब काउंसिल को यहाँ पे क्या बना दिया गया, ओनली एडवाइजरी बॉडी बना दी गई। ओके। और इन्होंने दूसरा शर्त ये रखा कि जो गवर्नर जनरल होंगे, जो कि ये खुद थे, है ना, ये कमांडर इन चीफ होंगे। मिलिट्री क्या होगी,
इनके अंतर्गत होगी। इनके कहने पे ही वो युद्ध करेगी, इनके कहने पे ही युद्ध विराम करेगी। ओके, दोनों शर्तों को माना गया और इसको एक एक्ट का रूप दिया गया जिसे एक्ट ऑफ 1786 नाम दिया गया। ओके, नेक्स्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ओके, इस एक्ट में क्या था कि ये जो ओवरराइडिंग पावर जो मांगा था कॉर्नवालिस ने, इससे पहले वाले एक्ट जो हमने देखा 1786 वाले में, है उसको एक्सटेंड किया गया, है ना। और ये बोला गया कि मेरे बाद जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे और जितने भी गवर्नर्स है प्रेसिडेंसीज के, है ना, 2 और प्रेसिडेंसीज थे ना, मद्रास और बॉम्बे के, उनके जो गवर्नर्स होंगे उनको भी ये पावर दिया जाए, उनकी भी जो काउंसिल है उसकी डिसीजन को ये क्या कर सकेंगे, ओवरराइड कर सकेंगे। ओके, और इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल थे उनको ज़्यादा पावर और कंट्रोल दिया गया, है ना, ओवर दी सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी मद्रास एंड बॉम्बे, है ना। बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उन पे और ज़्यादा, है ना, इनको क्या बना दिया गया, है ना, सुपरवाइजरी पावर बना दिया गया गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल जो हो गए इनको और ज़्यादा पावर दे दिया गया कि, है ना, बहुत, है ना, अधिक तरीके से ये क्या कर सकेंगे, जो प्रेसिडेंसी होंगी बॉम्बे और मद्रास की उसको ये क्या कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट एक कंपनी जो थी इसकी मोनोपोली को एक्सटेंड किया। जो कंपनी मैंने बताया कि 15 साल तक उनको मिली थी पहली बार, कि एक्सक्लूसिव चार्टर मिली थी कि वो भारत से ट्रेड कर सकते थे, है ना। तो इस मोनोपोली को कंपनी का, है ना, और 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, है ना। पहले 15 साल के लिए मिला था, अब 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ओके, इसने कमांडर इन चीफ जो होते हैं, है ना, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, है ना, उसे गवर्नर जनरल्स काउंसिल का मेंबर पद से हटा दिया गया, है ना। ओके, जब तक कि उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा तब तक वो क्या नहीं होंगे, गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे जो कमांडर इन चीफ होते हैं। ओके, जो बोर्ड के मेंबर होंगे, है ना, या फिर उसके स्टाफ होंगे, है ना, उनको इंडियन रेवेन्यू से ही पेमेंट की जाएगी। जो भी इंडिया में रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा उससे ही पेमेंट करी जाएगी किसको, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी मेंबर्स थे या फिर जो भी उनके स्टाफ थे उनकी पेमेंट कैसे की जाएगी, इंडियन रेवेन्यू से ही की जाएगी। उसके लिए कोई भी रेवेन्यू जब कहाँ से नहीं आएगी, ब्रिटेन से नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट जो एक्ट है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ओके, चार्टर एक्ट जो 1830 का था, है ना, इसमें क्या किया गया, जो मोनोपोली थी कंपनी की उसको ख़त्म कर दिया गया। जो भी ट्रेडिंग मोनोपोली थी भारत में, है ना, उसको ख़त्म कर दिया गया, है ना। लेकिन एक मोनोपोली इसको बरकरार रखेगी कि ये जो चाय में ट्रेड जो है ना वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। चाय का ट्रेडिंग, चाय को अगर एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, वो बस कौन कर सकती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। और ट्रेड विथ चाइना, और चाइना के साथ भी ट्रेड ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी, बाकी दूसरी कोई कंपनी नहीं कर सकती थी, है ना। इसके अलावा इन 2 चीज़ों के अलावा बाकी जितने भी मोनोपोलिस थे कंपनी के उस सभी को ख़त्म कर दिया गया। ओके, इस एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश क्राउन की जो सॉवरेनिटी थी उसको बरकरार रखा गया, उसको एजर्ट किया गया कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया में, है ना। कंपनी के जितने भी टेरिटरीज होंगे अब वो किसके नाम से जाने जाएंगे, ब्रिटिश क्राउन के नाम से जाने जाएंगे, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत वो अब आएंगे। ओके, इसमें अलाउ किया गया इस एक्ट में कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज होंगे वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में आ सकेंगे और अपने धर्म के प्रचार प्रसार कर सकेंगे। ओके, इस एक्ट में एक प्रोविज़न रखा गया कि वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, इंडियंस में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए हर साल कंपनी क्या करेगी, 1 लाख रुपए की खर्च करेगी। ओके, और इसने लोकल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया कि लोकल गवर्नमेंट अब क्या कर सकेंगे, टैक्स लगा सकेंगे और टैक्स ले सकेंगे पर्सन से। पहले ये टैक्स लगाने और लेने का
जो अधिकार था वो लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं था, अब इसे लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया। और लोकल गवर्नमेंट अब क्या कर सकती थी, अगर कोई टैक्स पे नहीं करता है तो उसको पनिश भी ये कर सकती थी। ओके, नेक्स्ट जो एक्ट है हमारा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, ये फाइनल स्टेप कहा जाता है कि ब्रिटिश इंडिया का सेंट्रलाइजेशन के थ्रू था, है ना। अगर सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, है ना, सेंट्रलाइजेशन जो कर रही थी, है ना, तो ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ओके, इस एक्ट के फीचर्स क्या थे, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, है ना, उनकी पदोन्नति कर दी गई, है ना, और उनको प्रमोट करके क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और उनमें ही सारे सिविल और मिलिट्री पावर क्या कर दिया गया, निहित कर दिया गया, है ना। जो भी सिविल या फिर मिलिट्री एक्शन लिए जाएंगे भारत में, वो किसके नाम पे लिए जाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम पे लिए जाएंगे, है ना। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो भारत के बने वो थे विलियम बेंटिक। ओके, नेक्स्ट जो फीचर है इसका, इसने जो गवर्नर थे बॉम्बे के और मद्रास के, उनके लेजिस्लेटिव पावर को क्या कर लिया, छीन लिया। ये अब क्या कर सकेंगे, लॉ नहीं बना पाएंगे। जो भी लॉ अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएंगे उसको ही ये बस अब लागू कर सकेंगे, है ना। पहले जितने भी एक्ट बनते थे वो सभी क्या कहलाते थे, रेगुलेशंस कहलाते थे। लेकिन अब जो एक्ट बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्ट्स के नाम से, है ना, घोषित किए जाएंगे। ओके, अब कंपनी क्या बन गई, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। इससे पहले क्या कर रही थी, दो रोल निभा रही थी कंपनी, एक तो ट्रेडिंग का भी निभा रही थी और दूसरा क्या कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी निभा रही थी। लेकिन इस एक्ट के बाद क्या हो गई, कंपनी पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई। ओके, चार्टर एक्ट 1833 जो था, इसने अटेम्प्ट किया कि जो ओपन कंपटीशन रखा जाए सिविल सर्विस के सिलेक्शन के लिए। जैसे हम अभी अगर सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो पीसीएस की एग्ज़ाम्स देते हैं, या फिर अगर सेंट्रल वाले सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो हम यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं और हम क्लियर करते हैं। ओपन क्या होता है, एक कंपटीशन होता है। तो इसको ओपन करने के लिए, इंडियंस के लिए ओपन करने के लिए यहाँ पे बात कही गई थी, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे नेगलेक्ट कर दिया, है ना। और यहाँ पे जो ओपन कंपटीशन की बात कही जा रही थी सिविल सर्वेंट्स की भर्ती के लिए, वो खारिज हो गई इस एक्ट में। ओके, नेक्स्ट जो एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये चार्टर एक्ट सीरीज का जो है अंतिम ये एक्ट था। ओके, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क की दृष्टि से बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्ट था, है ना। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो पहले लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होती थी गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल की, वो एक ही हुआ करती थी। लेकिन यहाँ से क्या कर दिया गया, दोनों को सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। ओके, यहाँ पे 6 मेंबर की एक इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, जिसे मिनी पार्लियामेंट के रूप से के नाम से जाना जाता है। ओके, इसने पहली बार ओपन कंपटीशन जो था सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट के लिए, उसे इंट्रोड्यूस किया इसने, है ना। और ये किसके रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस किया गया, तो मैकाले कमेटी जो थी 1854 में जिसे बनाया गया था, है ना, उसके रिकमेंडेशन के तहत क्या कर दिया गया, जो कंपटीशन थी जो रिक्रूटमेंट के लिए सिविल सर्वेंट्स के, उसे ओपन कर दिया गया, है ना। अब भारतीय भी क्या कर सकते थे, इसमें परीक्षा दे सकते थे और सिविल सर्वेंट बन सकते थे। पहले ये ओनली रिजर्व थे, जो यूरोपियंस थे उनके लिए ये पोस्ट रिजर्व होते थे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसने जो कंपनी के रूल था उसको एक्सटेंड किया। ओके, और ब्रिटिश क्राउन की जो टेरिटोरियल पोजीशन थी उसको कंटिन्यू रखा। ओके, इसमें जो इंट्रोड्यूस किया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, जो मिनी पार्लियामेंट जो बनी, है ना, उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, 6 में से जो 4 मेंबर्स थे उनको लोकल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया, है ना, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से
4 मेंबर्स को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके साथ ही जो हमारा कंपनी रूल था, है ना, वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो 1857 की विद्रोह होती है और उसके बाद क्या देखने को मिलेगा हमें, जो क्राउन रूल होती है वो स्टार्ट होती है। ओके, तो हम क्राउन रूल को जो है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।